हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं अबाउट साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो रिसेंटली यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है हमें। एक प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलेटेड, द नेम इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो लेट 1980s में एक प्रोटोकॉल हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते दिख रहा है, या फिर इसके जो टारगेट्स हमने रखे थे तो वो कंप्लीट रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर 2066 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा भी प्रेडिक्शंस है। तो यही रिपोर्ट में एनालाइज किया गया है, और ये रिपोर्ट जो बेसिकली बनाया गया है यूएनईपी के द्वारा, बट इसको सपोर्ट जो किया है या इसमें जो पार्टनर्स हो गए तो वो है डब्ल्यूएमओ होगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, नासा है, एनओडबल है, ईयू, ऐसे कुछ इसमें पार्टनर्स है। उसके अलावा अब देखते हैं हम थोड़ा डिटेल आज देखने वाले यूएन के बारे में। यूएन रिपोर्ट ये जो भी पब्लिश हुआ है अभी ओजोन डिप्लीशन रिलेटेड, तो उसका पूरा डिटेल देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि लोकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन क्या है, कहाँ पे ओजोन लोकेटेड होता है, किस लेयर में होता है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है जिसकी रिलेटेड हम प्रोटोकॉल देख रहे हैं जो सक्सेसफुल होते जा रहा है। बट हम देखेंगे कि ये कौन से सब्सटेंस होते हैं जो ओजोन को डिप्लीट करने में रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा लास्ट हम देखेंगे कि शुरुआत कब हुई थी, कौन से कन्वेंशन से हुई थी, फिर मॉन्ट्रियल क्या है, किगाली क्या है, दुबई पाथवे क्या है, ये आने वाले सेशन में पूरा देखने वाले। बट शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि जो अभी हम देख रहे हैं यूएनईपी का जो रिपोर्ट है, तो उसमें कुछ प्रेडिक्शंस बताए गए या कैसे सक्सेसफुल होगा, कौन से ईयर तक सक्सेसफुल हो सकता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो वो अगर हम देखें तो 1980 में जो ओजोन का लेवल था, तो उस लेवल पे हम, या अंटार्कटिका रीजन 2000 तक, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2066 तक हम देख रहे हैं, तो अंटार्कटिका रिकवर हो सकता है। आर्टिक रीजन जो है तो 2045 तक रिकवर हो सकता है, और 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, मतलब सब पोलर रीजन के आसपास 2040 तक हम रिकवरी ला सकते हैं। अब यहाँ पे यही रीजन क्यों ले, बाकी टॉपिकल क्यों नहीं ले, वो भी हम आगे देखेंगे कि वाई अंटार्कटिका एंड आर्टिक इज मोर वल्नरेबल टू ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, वो ज़्यादा क्यों, यही रीजन क्यों डिप्लीट हो जाते हैं, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा अब ये था मॉन्ट्रियल के बारे में, जो मॉन्ट्रियल के टारगेट्स है 1987 में जो मॉन्ट्रियल हुआ था उसके टारगेट्स हम इस पीरियड में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंप्लीट हो। अपार्ट फ्रॉम दिस जो 2016 में किगाली का जो प्रोटोकॉल हुआ था वो भी हम आगे देखेंगे। किगाली जो एग्रीमेंट हुआ था या अमेंडमेंट हुआ था, तो इसके जो टारगेट है बेसिकली इसमें था कि एचएफसी जो कम करना है, वो अगर हम एस्टिमेटेड जितना भी कम करना है तो वो अगर कम करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग भी कम होने में मदद हो सकती है। मतलब ओडीएस तो कम हो गए ही, ओजोन का डिप्रेशन तो कम होगा ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज पे कम हो सकता है, एंड इससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा। तो ये भी हम आगे देखेंगे। और इसके अलावा अब स्टार्ट करते थोड़ा बेसिक से, कम बैक टू आवर पॉइंट। अब एक जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि कैसे कैसे रिपोर्ट थे 2000, मतलब 2066 तक अंटार्कटिका होगा, 2045 तक आर्टिक हो गया, 2040 तक सब पोलर रीजन्स हो गए। तो ये तो सब हम देख ही रहे हैं, बट अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि एग्जैक्टली ओजोन लेयर कहाँ होता है। तो देखो ये अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर है, जिसमें ट्रोपोस्टैटो, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर आता है। इसमें से देखो पहले दो लेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जहाँ पे हम देख सकते हैं ओजोन का एग्जिस्टेंस हो सकता है। वैसे तो बेसिकली देखा जाए तो स्ट्रैटोस्फीयर में ही हम अभी ओजोन देखने वाले हैं, और उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो देखो ट्रोपोस्फीयर में भी ओजोन हो सकता है, स्ट्रैटोस्फीयर में भी ओजोन हो सकता है। तो देखो पहले यहाँ पे कुछ एक चार्ट है कि जो आप देख सकते हो, ग्राउंड लेवल ओजोन जो मिलेगा तो उसको हम कहेंगे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो ग्राउंड लेवल पे आएगा, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर का पार्ट है 0 टू अराउंड 13 या 18 किलोमीटर तक हमें जो ओजोन मिलेगा तो उसको हम कहेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। सेकंड आता है देखो स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन, जो स्ट्रैटोस्फियर में आता है। इसके बाद में जो अराउंड 13 किलोमीटर से लेके 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक जो आएगा तो उसको हम कहेंगे स्ट्रैटोस्फियर, और उसमें 30 टू 50, 30 से 50 किलोमीटर के आसपास आपको स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन मिलेगा। अब इसमें से कौन सा गुड है कौन सा बैड है, तो डेफिनेटली जो स्ट्रैटोस्फियर में दैट इज गुड ओजोन, और जो ट्रोपोस्फियर में मिलेगा, जमीन के आसपास मिलेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर अस। इसके रिलेटेड इसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल है, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जहां पे हमें देखना है कि ये बैड ओजोन को हम कैसे कम करें। और दूसरा आता है स्ट्रैटोस्फियर में, दैट इज गुड फॉर अस, वो क्यों गुड है वो भी आगे देखेंगे। और इसको कहा जाता है स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन विच इज गुड, एंड इसके रिलेटेड प्रोटोकॉल हम देखे रहेंगे रिपोर्ट के साथ, मॉन्ट्रियल हो, वियन्ना या किगाली के डिस्कशंस होगी, वो तो आगे देखने वाले, राइट। बट बेसिकली देखो ये ओजोन लेयर क्या काम कर रहा है, जो स्ट्रैटोस्फियर में होता है, अब उसकी चर्चा करता है।
तो ये जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है O3 है, 30 से 50 किलोमीटर के आसपास हम अंदाजन देख सकते हैं इस रीजन में। तो ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आता है, शॉर्ट वेव जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट वेव जो इंसोलेशन होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, शॉर्ट वेव्स है, तो उनको ब्लॉक करने का काम करता है, यू अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसमें 3 प्रकार के यूवी रेज होते हैं, यूवी ए बी सी, जिसमें से ये ए को काफी अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहा है, बी को कुछ पार्शियली ब्लॉक कर रहा है, और सी तो कंप्लीटली ब्लॉक करता है, या फिर यहां से यूवी से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, जो कि हजार्डस है, बट अच्छी बात है कि इसको कंप्लीटली ब्लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, बिकॉज वो काफी शॉर्ट होता है। इसमें से थोड़े से लॉन्ग अगर देखे जाए तो वो आएंगे ए, जो ज्यादा पेनिट्रेट करते हैं, फिर बी आते हैं, और फिर उसके बाद सी है। मतलब ए और बी कैन रीच टू द सरफेस, बट सी कैनॉट रीच टू द सरफेस अनलेस एंड अंटिल देयर इज अ ओजोन होल। ओके, तो देखते हैं अब कि यहाँ पे यूवी ए जो है तो लगभग 5% एब्जॉर्ब होता है, यूवी बी 95% ऑब्जॉर्ब है, एंड 100% एब्जॉर्ब यूवी सी। तो इसलिए तो देखो सी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे, ओजोन से वो ब्लॉक हो जाता है, राइट। यूवी बी 95% तक ब्लॉक होते हैं, बट यूवी ए ओनली 5% ब्लॉक होते हैं, मतलब मैक्सिमम यूवी ए पहुंच पाता है। बट अगर ये फिल्टर होके आ जाए सरफेस पे, देयर इज नो इशू, ये इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट अब ये थीनर कैसे होता है, मतलब ओजोन लेयर कैसे डिप्लीशन होता है, तो देखो नेचुरली अगर देखा जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या करते हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, जैसे O2 एंड O में ब्रेक कर दिया, जैसे एक O3 का मॉलिक्यूल है उसको O2 एंड O में ब्रेक कर दिया, और एक O3 का मॉलिक्यूल है उसको O2 एंड O में ब्रेक कर दिया, देन आफ्टर दैट और एक O3 का मॉलिक्यूल है जैसे उसको O2 एंड O में ब्रेक कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये सिंगल आइटम्स हो गया, ऑक्सीजन आइटम्स हो गया। अब जैसे ये O ने फिर से O2 से बॉन्ड बना दिया, दिस O ने O2 से बॉन्ड बना दिया, तो अगेन फिर से यहाँ पे क्या बन रहा है, O3 बन रहा है। तो मतलब ये डिप्लीशन भी होता है और अगेन इनके बॉन्ड्स भी क्रिएट होते रहता है। तो इसलिए ओजोन भले ही डिप्लीट करता है अल्ट्रावायलेट रेज, दिस रेज, बट ये क्या करते हैं कि अपने आप खुद को बॉन्ड भी क्रिएट कर लेता है। तो इसलिए देखो नेचुरली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब यहां से हम डिप्लीशन वाले सब्सटेंस बढ़ा देते हैं, अब समझ लो यहां पे रेट है कि 100 बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो रहे हैं ओजोन के, तो 100 अपने बॉन्ड क्रिएट भी हो रहे हैं, मतलब जितना डिप्लीशन हो रहा है उतना वो उसी पीरियड में, टाइम पीरियड में उतने बॉन्ड भी क्रिएट हो रहे हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से जो CFC होगा, HFC होगा, और भी हम आगे देखेंगे HCFC होगा, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इन गैसेस को जैसे हम ज़्यादा इमिट करते हैं ज़मीन से, तो ये इनको ज़्यादा और डिप्लीट करते हैं। तो जितना डिप्लीशन पहले हो रहा था तो समझ लो अब उसके 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। 1000 का डिप्लीशन है बट 100 के ही बॉन्ड क्रिएट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, ओजोन में थिननेस आते रहेगा, उसका थिकनेस कम होते रहेगा। अंडरस्टूड। और शायद एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा थिकनेस गायब हो जाएगा और एक प्रकार से ओजोन होल क्रिएट हो सकता है। तो ये सब था ओजोन के बारे में। अब देखो ग्राउंड लेवल ओजोन देखा हमने, सॉरी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन देखा हमने, जो कि गुड है क्योंकि वो फिल्टर करता है किस प्रकार से यूवी रेज को, वो हमने देखा। फिर अब देखते हैं अगर जमीन पे हम देख रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर में, जमीन पे अगर ट्रोपोस्फियर पे कुछ ओजोन के लेयर कैसे फॉर्म हो सकते हैं, तो देखो सनलाइट तो अपना काम कर रहे हैं ना, सनलाइट यूवी रेज तो हिट हो गए, बट और एक चीज होती है। अब देखो ट्रोपोस्फियर के पास हम डिफरेंट गैसियस इमिशन करते हैं, जैसे व्हीकुलर इमिशन हो या इंडस्ट्रियल इमिशन होगा, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब इमिट होता है। उस पर यूवी रेज हीटिंग होने के बाद इसके भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, और इनके भी फिर बॉन्ड क्रिएट होने के बाद O3 क्रिएट होगा। मतलब O3 इज बेसिकली नॉट डायरेक्टली इमिटेंट पोल्यूटेंट, मतलब कहीं से डायरेक्टली नहीं निकलता है, तो इसलिए इसको प्राइमरी बोल सकते हैं क्या, नहीं प्राइमरी नहीं बोलेंगे, राइट। प्राइमरी मतलब ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो डायरेक्टली सोर्सेस से निकलते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइमरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी मतलब क्या है, देखो ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो सेकेंडरी मतलब क्या होगा कि जहां पे प्राइमरी पोल्यूटेंट के बीच में इंटरेक्शन होने के बाद जो पोल्यूटेंट बनेगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी। तो ओजोन इज द सेकेंडरी, जो कि डायरेक्टली सोर्सेस से नहीं निकलता है, बट सनलाइट इफेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए ऑक्सीजन के, और उनके बॉन्ड क्रिएट होकर फिर ओजोन क्रिएट होगा। दैट इज द पॉइंट। ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि नाइट्रस ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए देखो, और फिर इनका ओजोन बन गया, O3 बन गया। तो अब ये ओजोन अगर जमीन पे क्रिएट होता है तो उसके क्या निगेटिव इंपैक्ट्स है, तो देखो हेल्थ पे काफी इंपैक्ट हो सकते हैं, जैसे अस्थमा अटैक है, कफिंग हो सकता है, अंडर डेवलप्ड लंग्स हो सकते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स हो सकते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक लंग टिश्यू रेडनेस आ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकता है। तो बेसिकली ये लंग्स पे इफेक्ट करेगा और आपकी पूरी बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं, इवन हेड एक एक्सेट्रा, वो भी चीज़ें हम देख पाएंगे, राइट।
तो इसी को कम करने के लिए जो ग्राउंड लेवल ओजोन है, ग्राउंड लेवल ओजोन है मतलब जमीन पे जो ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन मिलेगा उसको कम करने के लिए फिर कौन सा प्रोटोकॉल आता है, यस गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जिसपे 2022 का मेंस का क्वेश्चन भी था यूपीएससी का, कि जो मल्टीपल पोल्यूटेंट्स के लिए आता है जैसे एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, बट एक उसी के साथ ये ग्राउंड लेवल ओजोन को डिक्रीज करने की भी बात करता है। ओके, तो इसलिए कोई ना कोई प्रोटोकॉल है ही, और वो है 1999 का गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल। ओके, तो इसको आपको याद ध्यान में रखना ही होगा, ग्राउंड लेवल ओजोन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, राइट। अब स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन की फिर से बात करते हैं। अब जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन हमने देखा, स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर की तरफ जो ओजोन है यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है, अगर उसका डिप्लीशन हो जाता है या फिर उसका थिकनेस कम हो जाएगा तो उतने यूवी रेज ज्यादा आएंगे। तो जितना थिकनेस कम होगा देखो उसके इंडेक्स बढ़ते जाएगा। तो जैसे ही इंडेक्स अगर यहाँ पे 5 तक है तो मॉडरेट लेवल है, बट 6, 7, 8, 9, 10, 11 प्लस निकल जाता है तो एक्सट्रीम हार्मफुल हो सकता है। तो इसमें फिर हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइंस दिए जाते हैं, ऑब्वियसली इनके कुछ कैटेगरीज है, तो इसमें गाइडलाइन है कि आप सनस्क्रीन यूज़ करो, सनग्लासेस यूज़ करो। तो नहीं करते हो तो देखो क्या हो सकता है। तो देखो बेनिफिट तो है अगर मॉर्निंग के सनलाइट में अगर हम रहते हैं, और डेफिनेटली इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, विटामिन डी सिंथेसिस होता है, इम्यून रेगुलेशन होता है, इम्यून सिस्टम बिल्टअप होती है। बट अगर यही हम देखते हैं कि यूवी रेज अगर ज़्यादा इंटेंस हो गए तो फिर क्या हो सकता है कि डिफरेंट स्किन, आई एंड इम्यूनिटी रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं। इवन आपकी जो स्किन ऊपर से देखते हैं हम बहुत ज़्यादा टैन हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, एपिडर्मिस लेयर होता है तो जहाँ पे यूवी बी हीट होता है। और जितना आप देखोगे कि सनरेज मतलब जितना आपके स्किन के अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगे, दैट इज मोस्टली ए, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, मतलब बेसिकली एक शॉर्ट वेव्स ही होते हैं बट अंदर तक ज़्यादा पेनिट्रेट करते हैं, डर्मिस हाइपोडर्मिस लेयर तक। तो यहाँ पे स्किन कैंसर वगैरह होने के चांसेस है अगर ये हार्मफुल हो गए तो। एंड यूवी बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग यूर स्किन, मतलब काली स्किन करने के लिए है ना, काला जो पैच आ जाता है, तो दैट इज एपिडर्मिस लेयर, तो यूवी बी होता है। तो इसलिए मोस्टली जो हमारे सनस्क्रीन प्रोटेक्शन होते हैं वो यूवी बी प्रोटेक्शन होते हैं। उसके अलावा देखो अब यूवी ए की वजह से एजिंग, व्रिंकलिंग हो सकता है। ओके, उसके बाद यूवी बी का अगर मतलब निगेटिव इंपैक्ट होता है तो क्या होगा, तो सनबर्न हो सकता है, डीएनए डैमेज, स्किन कैंसर तक हो सकता है यूवी बी की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ निगेटिव इंपैक्ट है। इवन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं तो अगर आईज डायरेक्टली अगर ओपन हो जाता है इस चीज़ों के लिए तो आईलिड कैंसर भी हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, फोटोकेरेटिस हो सकता है, ग्रोथ ऑफ मास, ऐसे कुछ पिंग्यूक्यूला नाम से अलग अलग एक मास यहाँ पे क्रिएट होगा, तो जिससे काफ़ी डेंजरस इंपैक्ट हो सकते हैं, आईज पूरे डैमेज हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए कोई भी एंगल से अगर देखा जाए तो ओजोन अगर बढ़ जाए तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए ये स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए कि हमने एक प्रोटोकॉल किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका हम अभी सक्सेसफुली देख पा रहे कैसे ये कवर हुआ, क्या हुआ। तो देखो गाइस कि 1980s में क्या हुआ था कि यहाँ पे ओजोन में डिप्लीशन आ रहा था, राइट, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो इस स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर में जो दिख रहा है ओजोन, तो वो ज़्यादा लेवल पे डिप्लीट हुआ, उसका थिकनेस काफ़ी कम हो गया था। और देखो 1980s में, 1980s के बाद हम बोल सकते हैं, देखो अब ये ब्लैक, ये सॉरी रेड स्पॉट जो है, ये रेड येलो स्पॉट वो बढ़ते जा रहा है कहीं ना कहीं। और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया 87 में, तो अब सब लोग सीरियस हो जाते हैं कि अभी इसके रिलेटेड कोई प्रोटोकॉल करना ज़रूरी है। और लगभग देखो 35 साल पहले हमने देखा जाए तो इसमें ओजोन में एक कहीं ना कहीं होल देखा था। तो ये होल होने का रीज़न ये है कि कुछ गैसेस है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स हो गए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड। ये आप बाद में स्टॉप करना और अच्छे से इसको डेफिनेटली देखना कि कब कब क्या क्या फिज आउट करने के हमने टारगेट रखे हैं, ठीक है। तो जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कौन सा सोर्स है कि जो इतना ओजोन को डिप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होगा तो दैट इज सीएफसी। इसलिए पहले प्रोटोकॉल में हमने सीएफसी को लिया था, वो प्रोटोकॉल भी हम आगे देखेंगे। बट पहले समझ लेते हैं कि ये ओजोन में जो डिप्लीशन आया तो इतना डिप्लीशन क्यों आया, कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो सबसे पहले तो सीएफसी देख लो, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में दिखेगा आपको, राइट। और डिफरेंट एरोसोल स्प्रे एजेंट्स होते हैं, एरोसोल एजेंट्स होते हैं, है ना, प्लास्टिक फोम बनाते हैं, तो उसमें ये सीएफसी यूज़ किया जाता था ही कहूँगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो पहले यूज़ करते थे, अब हमने ऑलमोस्ट उसको बैन कर दिया है यूज़ से।
उसके बाद हैलोन्स आते हैं जो फायर एक्सटिंग्विशर में वगैरह यूज़ किए जाते हैं, वो भी काफ़ी डैमेज करते हैं, एज अ ओडीएस सब्सटेंस है। उसके बाद 111 ट्राइक्लोरोइथेन दिखेगा, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड नाम से आता है, टेट्रा क्लोरोमीथेन नाम से आता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी बड़ा ओडीएस सब्सटेंस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड नाम से आता है, जो कि फ्यूमिगेशन या सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी हमने देखेंगे हम कि 2005 के आसपास इसको भी हमने एलिमिनेट करना स्टार्ट किया था। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक फायर सप्रेशन में यूज़ करते थे पहले। और उसके बाद ब्रोमोक्लोरोमीथेन नाम से है, तो जो बायोसाइड्स में डिफरेंटली यूज़ किया जाता था, राइट। मतलब वही है कि फायर एक्सटिंग्विशर, बायोसाइड्स एक्सेट्रा है ना, इसमें प्रेशराइजिंग एजेंट्स इसमें ज़्यादा देखा जा रहा है। एसी, रेफ्रिजरेटर, इसमें कूलेंट बोल के हम यूज़ करते हैं एज सीएफसी देखा जाए। तो देखो ये गैसेस थे कुछ। तो 1974 में क्या हुआ कि ये सबसे पहले कुछ एक साइंटिस्ट है शेरवुड नाम से, तो उन्होंने या मारिया मोलानो नाम से आते, तो उन्होंने पहले कुछ आर्टिकल लिखा एक सबसे पहला 1974 के आसपास। एक टाइमलाइन देख लेते हैं कि सीएफसी बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है। जो अभी हम इतने गैसेस देख रहे थे उसमें से सीएफसी उन्होंने नोटिफाई किया कि ये काफ़ी हार्म कर रहा है रीजन्स में, और जिससे ओजोन में डिप्लीशन हो जाए। तो उन्होंने बताया कि फिर क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए वर्ल्ड एक्शन प्लान बनाया ओजोन रिलेटेड सब्सटेंस के लिए, या ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है। तो यूएनईपी के अंडर उन्होंने एक यस एडॉप्शन एक प्लान क्रिएट किया, या वर्ल्ड एक्शन प्लान क्रिएट किया। अराउंड 1977 की बात है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्चुअल में 1985 में अंटार्कटिक में होल देखा या ऑब्जर्व किया, राइट। जिसमें आप डॉप्सन यूनिट में देखो तो जो 1982 के आसपास 173 डॉप्सन यूनिट के आसपास था, 83 में देखो 154 है, 85 में जाता है तो 124 डायरेक्टली। मतलब ये काफ़ी थिकनेस कम हुआ था, और ये काफ़ी कम थिकनेस है। मतलब जहाँ पे 200 होना चाहिए, समझ लो कि आधा ही हो गया उसका थिकनेस। तो उतनी ज़्यादा यूवीए बी पेनिट्रेट करते रहेंगे, और उतना यू नो दैट की टेम्परेचर राइज भी हो सकता है, बाकी स्किन रिलेटेड डिसीज या एंटायर इकोसिस्टम डैमेज कर सकता है। तो ये हमने काफ़ी सीरियसली ले लिया। फिर एक वियन्ना कन्वेंशन होता है इस पीरियड में, कि इस मुद्दे को लेके कि अभी हमें सीरियसली देखना है। सब लोग आ जाते हैं, फिर सब डिफरेंट कंट्रीज बात करते हैं, बट इतना कोई प्रॉपर एक प्रोटोकॉल नहीं होता, डिसीजन नहीं लिया जाता है। बट 87 में अब ये जब बढ़ते हुए दिख रहा है, तब लोग काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। और फिर फाइनली एक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक मीटिंग होती है 16 सितंबर को, जो आज भी हम, जो कि पहला प्रोटोकॉल है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलेटेड, और जो आज भी हम 16 सितंबर सेलिब्रेट करते हैं एज एन ओजोन डे। तो इस 16 सितंबर का काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। 1987 में पहला प्रोटोकॉल होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, वो 2 साल बाद इंप्लीमेंट होता है। बट हाँ, प्रोटोकॉल तो हुआ था कि जिसमें हमने सीएफसी पे टारगेट किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे टारगेट किया, जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चलो इसको कम करेंगे, सो दैट देखो उसके रिजल्ट भी अच्छे मिले हमें, और ये काफ़ी लेवल तक धीरे 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 रिकवर भी हो रहा था। अब ये ओजोन लेयर जो है, तो अंटार्कटिका में क्यों फॉर्म हो रहा है, इसके काफ़ी बड़े बड़े रीजंस है। अब तो हमने मतलब गैसेस इमिशन तो पूरे अर्थ पे होता है। बट देखो गाइस, क्या होता है ना कि इसके इन शॉर्ट बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी ये बड़ा टॉपिक रहेगा, बट इन शॉर्ट बता देता हूँ कि विंटर सीजन हो या फिर मोस्ट ऑफ द जो जेट स्ट्रीम्स फ्लो होता है या पोलार वर्टेक्स होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि विंटर में पोलार वर्टेक्स जो है आर्टिक एंड अंटार्कटिक पे एक्टिव होता है। तो जिससे क्या होता है कि हायर लेवल पे जो भी एयर राइज हो चुकी है, हायर लेवल पे जो एयर है, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेट इन पोलर रीजन, ओके। और फिर इसमें जो पोल्यूटेंट्स है, डिफरेंट सब पोलर रीजन या ट्रॉपिकल रीजन्स में जो पोल्यूटेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इस लेयर पे ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं। और इवन ट्रोपोस्फेरिक लेवल, मतलब आप अगर पोलर रीजन में देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ओजोन जो है वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस टेम्परेचर, प्रेशर, विंड स्पीड है ना, ये भी काफ़ी इसमें अलग से रीज़न है। और विंटर में काफ़ी देखा गया है, क्योंकि विंटर में जो अक्यूमुलेशन ऑफ विंड्स देख सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा विंड ऊपर की तरफ हम फ्लो होते हुए दिखते हैं, या पोलर वर्टेक्स एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसके साथ विंड ही नहीं तो डिफरेंट गैसेस भी है, जैसे सीएफसी, एचएफसी जो हमने देखे, ब्रोमिनेटेड गैसेस, क्लोरीनेटेड गैसेस, हैलोन्स हो गए। तो ये सब गैसेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होने की वजह से ये ज़्यादा डिप्लीट होने लगता है। इसका हम कभी डिटेल एक लेक्चर रखेंगे कि वाई ओनली पोलर रीजन्स, तो वो कभी ना कभी हम डिटेल में कवर करेंगे, या फिर आप स्पेशल क्लासेस में एक्सेस कर सकते हो। तो इसके बाद देखो हमने देखा है कि ओजोन लेयर धीरे 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 रिकवर होते गया, और फिर फाइनली हमने कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि मॉन्ट्रियल को सक्सेस मिलते हुए दिख रहा है। अब देखो, ये तो हमने देखा कि 1987 में प्रोटोकॉल हुआ मॉन्ट्रियल का, 1989 तक ये आने तक
मतलब 1980 में, मतलब 2 साल में ये एनफोर्स भी हो गया था। इसके बाद इसके साथ आगे क्या क्या हुआ वो देखते हैं, बट अभी तक हमने क्या देखा कि 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें हमने टारगेट किस पे किया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमें कम करना है, जो कि सबसे हजार्डस है। बट इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि मॉन्ट्रियल एक ही प्रोटोकॉल था, इसमें अमेंडमेंट होते गए और नए नए गैस जुड़ते गए। कि जैसे देखो 2004 में इन्होंने एक मिथाइल ब्रोमाइड, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था लिस्ट में, तो मिथाइल ब्रोमाइड को भी फेज आउट करने की बात की थी। इसके बाद 2013 में भी उन्होंने देखो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 2015 में, जैसे 2013 में उन्होंने हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC भी एलिमिनेट करने की बात की थी। फिर 2014-15 के आसपास देखा जाए तो फिर HFC, जो कि थोड़ा कम इफेक्ट करता है, बट उसको भी हम कम करेंगे, मतलब कुछ भी गुंजाइश नहीं रखेंगे कि ओजोन डिप्लीट हो जाए। तो जो अब सब ऑलमोस्ट 2015 में हमने देखा है कि ऑल अमेंडमेंट्स रेटिफाई हो चुके हैं। अब 2015 आ जाता है तो फिर हम तब करते हैं दुबई पाथवे, कि अब जो सबसे कम अफेक्ट करता है ओजोन को, बट तभी उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगा और ओजोन भी डिप्लीट नहीं होगा। क्योंकि HFC जब ट्रोपोस्फियर में रहता है तो इट इज़ वेरी हजार्डस फॉर एज अ इट वर्क एज अ ग्रीन हाउस गैस ऑल्सो, मतलब वो रिफ्लेक्टिंग सनराइज को ब्लॉक करता है और इससे टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये जो दुबई पाथवे है, तो वो हमने, मतलब दुबई पाथवे किसके रिलेटेड है, तो सिंपली समझ लो कि देखो ये आप देख सकते हो, दिस इज दुबई पाथवे ऑन HFC। तो 28वीं कुछ मीटिंग थी यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, जब मॉन्ट्रियल 1987 में होता, उसके बाद ये 28वीं मीटिंग है, जिसमें उन्होंने, मतलब 2016 किगाली रवांडा में ये मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हम अभी HFC का भी पाथवे डिक्लेयर करेंगे, कि HFC कैसे हम कम करेंगे। तो फिर HFC कम कैसे करेंगे, तो देखो कि ये प्रोटोकॉल 2019 से, मतलब हुआ तो 2016 में जो किगाली अमेंडमेंट हुआ, कि जिसमें हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, HFC को कम करने की बात कर रहे हैं। HFC फेस डाउन करेंगे, नॉट एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन 100% नहीं, बट वो बोल रहे कि 85% तक हम कम करेंगे HFC को। और ये जो HFC को कम करना है 85% तक, ओके, तो वो कैसा होगा, मतलब टारगेट कैसा है, तो देखो 2016 में किगाली हो गया HFC रिलेटेड, इसका इंप्लीमेंटेशन कब से होगा, 2019 से एक्टिवेट हो जाएगा, राइट, मतलब इनटू फोर्स कब से आएगा, 19 से। और 2019 से लेके 36 तक डेवलप कंट्रीज HFC को फेज आउट करेंगे, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज को थोड़ा अर्ली टारगेट है, तो हमारे लिए थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए 2047 का टारगेट है, मतलब 2024 से हम इसको धीरे धीरे बैन करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी एनवायरनमेंट में बचा है तो उसको भी हम धीरे धीरे एंड अप करेंगे, मतलब 2047 तक डेवलपिंग कंट्रीज और 2036 तक डेवलप कंट्रीज। तो इसको यस कहेंगे हम किगाली के टारगेट्स, ओके। तो 36 फॉर डेवलप एंड 2047 फॉर डेवलपिंग नेशंस, गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे काफ़ी फायदा होगा, देखो। तो इसलिए ये मत कंफ्यूज करो कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, डेफिनेटली देखो, मतलब HFC तो ग्लोबल वार्मिंग भी करता है अगर नीचे रहे तो, ट्रोपोस्फियर में रहे तो, बट इसका मेन टारगेट है कि ओजोन डिप्लीशन को कम करे। बट साथ ही साथ इसका एक जो साथ ही साथ इसका बेनिफिट हमें मिल रहा है कि 0.3 to 0.5% तक हम क्या कर रहे हैं कि देखो ग्लोबल इमिशन के लिए भी मदद हो जाएगी, मतलब ये बाय प्रोडक्ट एक प्रकार से। तो देख लेना फिर किगाली एग्रीमेंट जो 1 जनवरी 2019 से एनफोर्स हुआ है, इसको हम क्या करें 80 to 85% से कम करेंगे इन नेक्स्ट 30 ईयर्स, या फिर हम बोल देते हैं कि हमारे लिए जो टारगेट है डेवलपिंग नेशंस के लिए 2047 तक HFC को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम कम करेंगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को भी फायदा होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ दिस 21st सेंचुरी। 2100 तक हम इसको कम कर पाएंगे। तो इसके अलावा मेजर अचीवमेंट्स ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो तो हमने देखे कि चलो रिकवरी की बात चल रही है, देन आफ्टर दैट बोथ टोटल ट्रोपोस्फेरिक क्लोरीन ब्रोमीन, है ना, तो ये जो भी सब्सटेंस है तो हम डिक्लाइन करेंगे, एंड आफ्टर दैट फिर टेम्परेचर राइज है तो वो भी कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है। तो ये सब हमने देखा, ठीक है। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। देखो आज हमने क्या देखा, तो यूएन का क्या रिपोर्ट है, जैसे यूएन बता रहा है कि 2066 तक हम अंटार्कटिक में कम कर रहे हैं, देन आफ्टर दैट ये 2040 तक हम पोलर रीजन्स में कम कर रहे हैं, उसके बाद हमने देखा 2045 तक हम देख रहे हैं कि आर्टिक में भी कम हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि लोकेशन में ट्रोपोस्फियर में अगर ओजोन है तो दैट इज हजार्डस एज अ एयर पोल्यूटेंट, मतलब इसके कंजम्पशन में अगर हमारे आ जाए तो ग्राउंड लेवल इज वेरी बैड फॉर अस, ओके। एंड अगर वही ओजोन स्ट्रेटोस्फियर में रहता है सो दैट इज गुड फॉर अस, ओके, बिकॉज ये प्रोटेक्ट करता है हमें यूवी रेज से। उसके बाद हमने देखा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिसमें इंपॉर्टेंट है HFC होगा, CFC होगा, HCFC होगा,
देन परफ्लोरोकार्बन भी होगा, हैलोन्स हो गए, राइट। उसके बाद ब्रोमिनेटेड गैसेस हैं, तो ये हमने पूरा चर्चा की इसमें, ठीक है। तो ऐसी कुछ गैसेस है, या इसकी एक लिस्ट ही बना के रखो, आप उसको पढ़ सकते हो ओवर द टाइम। फिर 1980s में जैसे 80-85 में होल दिखने लगा, तो 85 में हमने डिसाइड कर दिया कि अब कुछ ना कुछ इसको कम करना है। तो मॉन्ट्रियल में जो 1987 का प्रोटोकॉल होता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन 1989 से होता है, तो इस प्रोटोकॉल को हम पहला प्रोटोकॉल बोल सकते हैं कि जो ओजोन डिप्लीशन को कम करेगा, राइट। ओजोन डिप्लीटिंग ये जो सब्सटेंस है उनको कम करने की बात कर रहा था, राइट। और इससे हमने देखा कि इस प्रोटोकॉल की वजह से आज इसका सक्सेस जो है, तो आज हम लगभग 30-35 साल बाद देख पा रहे हैं कि इतने गैसेस हम सक्सेसफुली कवर कर पा रहे, कम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा ये मॉन्ट्रियल के बारे में, जो कि पहला प्रोटोकॉल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। उसके बाद किगाली जो अमेंडमेंट या किगाली एग्रीमेंट हुआ, जिसको दुबई पाथवे भी कहा जाता है 2015-16 में, नथिंग बट ये मॉन्ट्रियल का ही एक्सटेंशन बोल सकते हो। और इसमें हमने फिर क्या है कि जो लेस इफेक्ट करता है बट करता है ना, तो HFC को भी हमने 80-85% से कम करने की बात की बाय 2047 फॉर डेवलपिंग नेशंस। ओके, सो दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड टुडे। तो ये बस एक फास्ट रिकैप था जो आज हमने कवर किया। तो काइंडली इसको डिटेल में कवर करो, किसके लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, एवरीथिंग यू हैव टू गो इन द डिटेल। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप कुछ और भी वीडियोस दे सकते हो, अनस्टॉपेबल्स पे आपको प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस भी मिल जाएगी, जिसमें काफ़ी डिटेल मैंने कवरेज लिया है, तो उसको भी आप देख लेना, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी ऐप ऑल्सो। ओके, चलो, थैंक यू।